हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत के बुक से। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बुक है। इस बुक से हम शॉर्ट नोट्स बना के इस पूरे बुक को पढ़ेंगे। लोग एकदम समझ समझ के शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ये एम लक्ष्मीकांत का बुक किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पॉलिटी के लिए काफ़ी फेमस बुक है। और आप देख सकते हैं इसका जो नया संस्करण आया है, छठा संशोधित संस्करण, ये वही है ये। और इससे मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो हम लोग इसी बुक को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगेंगी और आपके समझ में आएंगी और आने वाले एग्जाम्स में इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो उसे पढ़ने वाले हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा की मांग उठी। तो इसकी मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की थी और 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी। और एम.एन. रॉय कौन थे? तो वे वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे एम.एन. रॉय। इन्होंने 1934 में सबसे पहले संविधान निर्माण की मांग रखी थी। और नेक्स्ट है उसके बाद 1934 के बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से 1935 में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन करने की मांग की जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने कहा कि इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा और संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो। उसके बाद इनके जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। तो उसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। 1940 का अगस्त प्रस्ताव। तो जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया था, तो उसे 1940 का अगस्त प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया तो उसके हेड थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? तो ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री थे स्टेफर्ड क्रिप्स। और इनके साथ ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक और सदस्य भारत आया था। और ये क्यों आए थे भारत में? तो ये स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। तो स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव लेके भारत आए थे। और ये प्रस्ताव कब लागू होना था? तो ये प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। लेकिन इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग ने मांग की कि भारत को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन हो। तो मुस्लिम लीग की यही मांग थी कि भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाए और दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। तो जब क्रिप्स प्रस्ताव वापस चला गया तो फिर कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो यह 24 मार्च 1946 को भारत आया। और इसमें 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इसके सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर। ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो इस मिशन ने, यानी कि कैबिनेट मिशन ने 26 मई 1946 को अपनी योजना का प्रकाशन किया। और इसने जो दो संविधान सभा की मांग रखा था मुस्लिम लीग ने कि दो संविधान सभा का निर्माण किया जाए और भारत का विभाजन कर दिया जाए, तो उसे इसने अस्वीकार नहीं किया, इसे ठुकरा दिया। तो कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभा के मांग को ठुकरा दिया, लेकिन इसने ऐसी संविधान सभा के गठन की योजना रखी जिससे कि मुस्लिम लीग काफ़ी संतुष्ट हो गई थी। तो मुस्लिम लीग को संतुष्ट करते हुए इसने संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की थी कैबिनेट मिशन ने। तो ये तो हो गई कि कैसे मांग उठी और कैसे कैबिनेट मिशन भारत आया। अब नेक्स्ट है
संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन ने जो योजना प्रस्तुत की उसी के अनुसार इसका गठन हुआ था संविधान सभा का। और इस योजना की कुछ विशेषताएं थी जिसे हम देख लेते हैं। तो इस योजना में था कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होगी। इसके सदस्य की इस संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होगी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई थी। यानी कि इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से होंगे और 93 सदस्य देशी रियासतों से होंगे। और इन 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारत से आने वाले थे, ये 296 सीटें भी, इसमें से 292 सीटें 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से। यानी कि इसमें से जो 292 सदस्य आने वाले थे वो गवर्नरों के प्रांतों से आने वाले थे और 4 जो इसमें आने वाले थे 4 सदस्य वे चीफ कमिश्नरी से आने वाले थे। तो उनका निर्वाचन चीफ कमिश्नरी से होने वाला था और ये 292 सदस्यों का निर्वाचन गवर्नर के प्रांतों से होने वाला था। तो चलिए नेक्स्ट है, इसकी दूसरी विशेषता थी कि सीटों का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था। यानी कि 10 लाख लोगों पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होना था। तो सीट का आवंटन जनसंख्या के अनुपात में हुआ था और 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट का चुनाव होना था। अच्छा, इसमें था कि 1 मिनट, अगर छोटे छोटे राज्यों का समूह है, छोटे राज्य हैं जहाँ 10 लाख जनसंख्या नहीं हो पाती है, तो छोटे छोटे जो राज्य थे उन्हें समूह में मिलाकर उनके समूह बनाकर सीट आवंटित की जानी थी। इसी तरह इसका नेक्स्ट विशेषता थी कि ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो ब्रिटिश प्रांत को जो सीटें आवंटित की गई थी उनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होना था। तो 3 प्रमुख समुदायों से उनके सदस्यों का चुनाव होना था। और ये 3 प्रमुख समुदाय कौन कौन थे। तो ये 3 प्रमुख समुदाय थे मुस्लिम लीग, सिख और सामान्य। तो इस सामान्य में सभी लोग आते थे, मुस्लिम लीग और सिख को छोड़कर सभी लोग सामान्य में आते थे। तो इन सदस्यों का निर्वाचन 3 प्रमुख समुदायों से होना था। उसके बाद इसकी एक और विशेषता थी कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। तो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का जो चुनाव होना था तो उसी समुदाय के सदस्य द्वारा प्रांतीय असेंबली में होने वाला था। और इनका चुनाव कैसे होना था। तो इनका चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान द्वारा किया जाना था। इसका नेक्स्ट है, ये देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। तो देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कैसे किया जाना था। तो उनका चयन देशी रियासतों के प्रमुख करेंगे, ये इसमें शामिल था। तो चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो इन विशेषताओं के देखने के बाद हम कह सकते हैं कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी, क्योंकि इनमें कुछ सदस्यों का चुनाव हुआ था और कुछ सदस्य नामांकित हुए थे। और इन सदस्यों का चयन कैसे हुआ था। तो इन सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव। तो इनके सदस्यों के लिए चुनाव कब हुए। संविधान सभा के निर्माण जब शुरू हुआ तो इसका चुनाव कब हुआ संविधान सभा का। इसका चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। और इसके चुनाव में कितने सीटों पर हुआ। तो ब्रिटिश भारत को जो 296 सीटें आवंटित की गई थी उन्हीं सीटों पर इसका चुनाव हुआ। तो ब्रिटिश भारत के 296 सीटों पर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। और इस चुनाव में 296 सीटें पे जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। और छोटे समूह और अन्य स्वतंत्र जो पार्टियां थी उनको 15 सीटें प्राप्त हुई थी।
अच्छा, जो देशी रियासतों को सीटें आवंटित हुई थी वे सीटें नहीं भर पाई थी, क्योंकि देशी रियासतों ने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। तो इनको जो 93 सीटें दी गई थी वे भर नहीं पाई थी, इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है संविधान की कार्य प्रणाली, इसे देख लेते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसमें टोटल 211 सदस्य शामिल हुए थे। इस बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी, इसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया था और इसने अलग पाकिस्तान की मांग रखा था। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के निर्माण का मांग रखा था और इसका बैठक का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने जब बहिष्कार कर दिया, इसीलिए इसमें मात्र 211 सदस्य शामिल हो पाए थे और इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, संविधान सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे और इन्हें इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, इसे आप याद रखिएगा। ये अस्थायी सदस्य नहीं चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे और इन्हें कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और ये कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उस टाइम सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, एक का नाम था डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे वी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, इसे आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में एक ही ऑप्शन देता है तो वो भी सही रहेगा, नहीं तो बहुत सारे बुक में सिर्फ एच.सी. मुखर्जी का नाम दिया रहता है, वी.टी. कृष्णमाचारी के बारे में नहीं पता होता है। तो अगर एग्जाम में सिर्फ वी.टी. कृष्णमाचारी ऑप्शन में आए तो ये भी सही आंसर हो जाएगा। उपाध्यक्ष 2 थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 थे, एक एच.सी. मुखर्जी और एक वी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और ये कब पारित हुआ था? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव जब 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, तो यह 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। तो जब ये 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गया, उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और यह पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। इन सारे डेट को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है कि कब पेश किया गया था या कब पारित हुआ था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इसका परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बना। आज जो संविधान की प्रस्तावना है वह उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप है, तो इसे आप याद रखिएगा। इन सारे डेट को आप एक बार याद रख लीजिएगा। जैसे कि पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, और इसका बहिष्कार किसने किया? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। इसमें 211 सदस्य शामिल हुए थे और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रखी थी कि अलग पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके 2 दिन के बाद, यानी कि 9 दिसंबर को जो पहली बैठक हुई थी, उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने और राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, डॉक्टर वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को
और फिर इसके 2 दिन के बाद उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे 2-2 दिन का गैप है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि 9 दिसंबर को पहली बैठक, उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, और फिर उसके 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को इसकी उद्देश्य प्रस्ताव इस बैठक में पेश किया गया 13 दिसंबर को। और ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कब संविधान लागू हुआ, और संविधान निर्माण के क्रम में कितनी समितियां बनी, किस समिति के हेड कौन थे। ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक से ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि उससे सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे और आने वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।